नमस्कार, मैं लक्ष्मी नारायण, प्रवक्ता कंप्यूटर, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बारा। छात्रों, हम आज के जो इस ई वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल 210 जो सब्जेक्ट कोड है मैनेजमेंट, उसका चैप्टर नंबर 12 वेजेज एंड इंसेंटिव्स। आज इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक अच्छा वेज इंसेंटिव सिस्टम क्या होता है, क्या उसके फीचर्स रहते हैं, या क्या एक गुड वेज इंसेंटिव सिस्टम की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो वेज इंसेंटिव सिस्टम क्या होता है? भाई ऐसा सिस्टम जिसमें अपन क्या करते हैं कि जो भी एक अच्छा वर्कर होता है, ठीक है, उसको एक फाइनेंशियल मोटिवेशन उसको मिलता रहे, जो उसने उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए जो उसको अपन एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो देते हैं उसको बोलते हैं वेजेज और इंसेंटिव। तो एक अच्छा वेजेज एंड इंसेंटिव सिस्टम में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, उसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। जो दूसरा अदर वीडियो है उसमें अपन डिस्कस करेंगे कितने टाइप्स के होते हैं। तो आज के वीडियो में इसमें डिस्कस करते हैं कि इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कि वेज इंसेंटिव सिस्टम जो होता है इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, एक अच्छा किसको बोलेंगे अपन, कि क्या क्या फीचर्स होंगे या रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं इससे। तो इसका जो रिक्वायरमेंट्स में है, रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड वेज सिस्टम, वेज इंसेंटिव सिस्टम है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, या जो वेज इंसेंटिव प्लान्स है उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसके क्या फीचर्स होने चाहिए, उसी को हम इसके वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है प्रॉपर क्लाइमेट। तो प्रॉपर क्लाइमेट जो है, proper climate. The management should adopt sound policy regarding recruitment, training, promotion, etc. to promote mutual understanding and freedom from suspicion. Good relation among the management and workers should prevail for sharing any incentive plans to increase productivity. कहने का मतलब क्या हुआ है, कहने मीन्स क्या हुआ कि मैनेजमेंट को एक बिल्कुल साउंड और क्लियर पॉलिसी एडोप्ट करनी चाहिए, चाहे रिक्रूटमेंट की हो, ट्रेनिंग की हो या प्रमोशन की हो। उससे क्या होगा, एक साउंड और फेयर पॉलिसी होगी तो उसमें क्या है, जो मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में आपस में जो उनकी बॉन्डिंग होगी वो बॉन्डिंग अच्छी होगी, और उन्हें एक फेथ होगा। तो फेथ होने से क्या होगा, फेथ होने से अपने आप ही जो वर्कर है वो मैनेजमेंट के प्रति लॉयल होंगे, और जिससे इसकी प्रोडक्टिविटी जो है, जो आप भी आपके इंटरप्रेन्योरशिप जो भी स्मॉल इंडस्ट्री है उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री की सबसे जो की फैक्टर है प्रोडक्टिव किसी भी चीज़ परफॉर्मेंस का, वो वहाँ का वर्कर है। तो अगर वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में ट्यूनिंग अच्छी होगी तो उनकी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। तो वहाँ क्या होना चाहिए, एक गुड वेज इंसेंटिव सिस्टम में सबसे पहली पॉइंट क्या होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, एक प्रॉपर क्लाइमेट होना चाहिए, एक अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट होना चाहिए, जहाँ आदमी अपना बिल्कुल फ्रीडम से अपनी अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आपस में काम करे, एक दूसरे पे फेथ हो, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, प्रॉपर क्लाइमेट होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है उसका क्या क्या जो रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, साइंटिफिक डिटर्मिनेशन ऑफ वर्कलोड। जो आप वर्कलोड डिसाइड कर रहे हो उसका किस तरह से कैलकुलेट करना है, उसका एक साइंटिफिक तरीका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो आदमी अच्छी चापलूसी करता हो, या जो आपको उसी को प्रमोशन मिलता रहे, उसको भी इंसेंटिव मिलते रहे, या उसको ज़्यादा फाइनेंशियल एडवांटेज मिलते रहे। वहाँ एक साइंटिफिक मेथड होना चाहिए कि जिसने जितना परफॉर्म किया, ठीक है, तो उस परफॉर्मेंस के हिसाब से कौन परफॉर्म कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ठीक है, वो ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। द स्टैंडर्ड वर्कलोड शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक बेसिस। Vagueness should have to be avoided because extra payment is made for extra work. To get the benefit of incentive standard, work must be fixed on the basis of time, motion and motion studies. मतलब जो आपका सिस्टम वर्कलोड डिसाइड करने का जो सिस्टम है बिल्कुल साइंटिफिक बेसिस पे होना चाहिए। वेगनेस नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें अस्पष्टता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अपन किसी भी जो एक्स्ट्रा वर्क करेगा उसको एक्स्ट्रा पेमेंट अपन दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कौन किस टाइम में क्या कितना काम करेगा, तो क्या बेनिफिट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, किस चीज़ का कितना लोड है, किसका कितना नहीं है, उसमें बिल्कुल क्लियरनेस होनी चाहिए। और टू गेट द बेनिफिट ऑफ इंसेंटिव स्टैंडर्ड वर्क मस्ट बी फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। आप कोई भी बेनिफिट लेना है, इंसेंटिव लेना है, तो आपको फिक्स करना पड़ेगा कि ये
इतने टाइम ड्यूरेशन में इसने काम वर्क कर दिया उसको बेनिफिट मिलेगा, या इतनी एफिशिएंट इसने इतनी परसेंटेज काम किया, या इतना उसके रिजल्ट कैसा रहा है, रिजल्ट की कैलकुलेशन परसेंटेज पे होगी या टाइम ड्यूरेशन पे होगी या किस आपकी परसेंट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पे होगी। तो वहाँ एक बिल्कुल फेयर पॉलिसी होनी चाहिए, फेयर सिस्टम होना चाहिए जिससे आप वर्कलोड, एम्प्लॉय का वर्कलोड ढंग से प्रॉपरली डिसाइड कर सकें। उससे क्या होगा, बिल्कुल क्लियरनेस रहेगी, वेगनेस नहीं रहेगी, अस्पष्टता बिल्कुल भी नहीं रहेगी। नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। द इंसेंटिव प्लान शुड बी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड बाय द एवरेज वर्कर। मतलब जो आपके प्लान्स हैं वो बिल्कुल सिंपल होने चाहिए ताकि वो हर आदमी के समझ में आना चाहिए। आपने मान लो ऐसा इंसेंटिव प्लान बना दिया, किसी का समझ में नहीं आ रहा, तो जब तक एम्प्लॉइज़ को समझेगा नहीं वो उसके बेनिफिट्स को नहीं जानेगा। जब तक बेनिफिट्स को नहीं जानेगा तो क्या होगा, उसके प्रति वो उसका मोटिवेशन नहीं मिलेगा, उसको वर्क मोटिवेशन मिलेगा या फाइनेंशियल मोटिवेशन उसको नहीं मिल पाएगा। तो उससे क्या, जो प्लान है आपका वेज इंसेंटिव प्लान, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना है कि हर चीज़ के लिए उसको किसी सीए के पास कैलकुलेशन की जरूरत पड़नी पड़े या किसी दूसरे एक्सपर्टीज के पास किसी को जाना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल होना चाहिए ताकि वो एक एवरेज आदमी उसको समझ सके। द बेनिफिट्स ऑफ द प्लान शुड बी मोड clear to all the workers so that they can be take interest and initiative to work that will enable to lead increase production। कहने का मतलब जो मैं भी बता रहा था आपको कि इतना क्लियर होना चाहिए कि हर एम्प्लॉय को समझ में आ जाए, और हर एम्प्लॉय को समझ में आ जाएगा तो वो क्या करेगा, उसको इंटरेस्ट आएगा उसमें, और इंटरेस्ट आएगा तो वो इनिशिएटिव लेगा। इनिशिएटिव लेने से क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी अपने आप। जैसे आदमी अगर अच्छे मोटिवेशन से काम करेगा तो ऑब्वियसली है उसकी जो इंडस्ट्री है उसकी प्रोडक्टिविटी अपने आप ही बढ़ती जाएगी। इट इज़ रादर बेटर टू डिस्कस द प्रोज कॉन्स ऑफ द प्लान विद वर्कर बिफोर इट इंस्टॉलेशन। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी प्लान इंस्टॉल कर रहे हो, मतलब एप्लीकेबल कर रहे हो किसी इंडस्ट्री में, तो सबसे पहला काम क्या है कि पहले आप बैठ के उस वर्कर से उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी है, उसके प्रोज कॉन्स जो भी है, एम्प्लॉय से आप डिस्कस कीजिए, वर्कर से आप डिस्कस कीजिए। वर्कर जो भी उसके वर्क डिस्कस करने के बाद उसको अगर आप इंस्टॉल करोगे, उसको अडॉप्ट करोगे, तो लोगों का फेथ भी रहेगा और लोगों को बिल्कुल क्लियर रहेगा इसमें कि इसके एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, फिर भी उसमें उसको अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर तरीके से रहेगी मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में। तो इसलिए आपका जो गुड वेज इंसेंटिव सिस्टम है, सबसे जो थर्ड पॉइंट है क्या है, बिल्कुल सिंप्लिसिटी भी रहनी चाहिए। इतना कॉम्प्लिकेटेड आपने मान लो प्लान डाल दिया, किसी के समझ में आया ही नहीं, तो वो क्या है कि जहाँ वर्कर के समझ में नहीं आता है तो उसको डाउट की नज़र से देखा जाता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है बेनिफिशियल टू ऑल। द प्लान शुड बेनिफिट मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर एंड नॉट एज सेक्शन ऑफ देम। देखो ये जो फोर्थ पॉइंट है कि सबका बेनिफिशियल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप 4 लोगों को ध्यान में रख के आपने कोई प्लान इनिशिएट किया या प्लान आपने इंस्टॉल किया। हमेशा मेजॉरिटी ऑफ जो वर्कर है उनको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। कुछ लोगों को ध्यान में रखते हुए प्लान नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब तक कुछ लोगों को ध्यान में रख के प्लान बनाओगे तो कुछ लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा, तो कुछ लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। इसलिए जो भी प्लान है वो सभी लोगों को ध्यान में रख के बनाना पड़ेगा, मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स में आने चाहिए, ताकि उसका बेनिफिट मेजॉरिटी ऑफ पर्सनस को मिले, और जब मेजॉरिटी ऑफ पर्सन को मिलेगा तो उनमें मोटिवेशन अपने आप बढ़ेगा। इट शुड कवर ऑल द वर्कर एट ऑल लेवल। मतलब ये हर एक लेवल के हर एक कर्मचारी को कवर करना होना चाहिए। अगर मान लो मेजॉरिटी ऑफ पर्सन्स को कवर ही नहीं करा तो फिर प्लान किस काम का। द अपर लिमिट ऑफ अर्निंग बाय द वे ऑफ इंसेंटिव बाय द वर्कर शुड बी सेट। अपर लिमिट सेट होनी चाहिए, इसकी अपर लिमिट है अर्निंग की क्या है, उसके अलावा आप सेट कर सकते हैं कितना इसे मैक्सिमम आप इतना गेन कर सकते हैं। इट शुड बी प्रमोट हेल्थ एंड वेलफेयर, कि ये इसको जो भी आप प्लान है वो हेल्थ और वेलफेयर से रिगार्डिंग, जैसे हमारा आपने पेंशन प्लान ले लिया, ठीक है, क्या ये इसमें ये होने से ये पेंशन प्लान मिलेगा, या फिर आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले लिया इसमें, ठीक है, जिससे उनका इंसेंटिव आपको जो वेलफेयर वाला जो चीज़ें है वो भी उसमें कवर कर सके। नेक्स्ट जो उसका पॉइंट है मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। इंसेंटिव प्लान शुड नॉट बी रिजिड नहीं होना चाहिए कि जैसे आपने एक बार फिक्स कर दिया कि जब मान लो फिक्स कर दिया, अब उसका एडवांटेज लोगों को नहीं मिल रहा तो आप उसको लेके बैठ के नहीं ऐसा ही होगा ऐसा नहीं होगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। इट शुड बी इलास्टिक टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द
सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस। ठीक है, वो आपका इंसेंटिव प्लान बिल्कुल रिजिड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इट शुड बी इलास्टिक, कंसिडरेशन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कंडीशन इन द कंट्री एंड टेक्निकल चेंजेस। मतलब फ्लेक्सिबल होगा तो क्या होगा, वो हर चीज़ को उसमें बिल्कुल अडोप्टेबल होगा उसमें, कि आपके इकोनॉमिकल हो सकता है, इकोनॉमिकल पॉलिसी चीज़ें भी इसमें इन्वॉल्व है, पॉलिटिकल भी हो सकता है इसमें, पॉलिटिकल कंडीशन के हिसाब से भी वो बिल्कुल बेटर है, सोशल कंडीशन के हिसाब से भी बेटर है कि अपने जो कंट्री की सोशल, इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल कंडीशन या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या हो रहा है कंट्री में, उसी के हिसाब से भी उसमें चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इट शुड बी चेंज अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज होना चाहिए। जैसे अभी मान लो कोरोना आ गया, ठीक है, तो आपको कोरोना के टाइम में जैसे अभी गवर्नमेंट डिफरेंट इंसेंटिव प्लान ला रही, जैसे अभी गवर्नमेंट लेटेस्ट में निकाला है कि जो हेल्थ वर्कर है उनको 30 स्पेशल लीव मिलेगी। इसके अलावा हेल्थ वर्कर है उनके 5 बच्चे जो 5% है उनके लिए, बच्चों के लिए MBBS में सीट रिजर्व कर दी। तो इसमें क्या है कि जो हेल्थ वर्कर है उनसे उससे मोटिवेट होंगे इस चीज़ में जाने के लिए, मोटिवेट करेंगे चीज़ को, अपना वर्किंग मोटिवेट होगा तो बिल्कुल ज़्यादा एंथुसियास्टिक सिस्टम तरीके से काम कर पाएंगे और सिस्टम अपने आप में अच्छी तरह से वर्क कर पाएगा। नेक्स्ट है लो इन कॉस्ट, कॉस्ट में भी बिल्कुल लो होना चाहिए। द कॉस्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द इंसेंटिव प्लान शुड बी लो। ऐसा नहीं मालूम पूरा आपने इंसेंटिव प्लान ऐसा कर दिया कि कंपनी के जो बेनिफिट है उससे ही ज़्यादा आप वो चीज़ जा रही है। कॉस्ट में भी लो होना चाहिए, लो इन द कॉस्ट में कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। इट्स शुड नॉट पुट एडिशनल मॉनेटरी बर्डन ऑन द अंडरस्टैंडिंग, को एक्स्ट्रा बर्डन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी बर्डन आ जाता है वहाँ परफॉर्मेंस अपने आप में ही अच्छी नहीं होती, वहाँ आपकी एफिशिएंसी अपने आप ही रिड्यूस हो जाती है। तो एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट इंक्रीज द ओवर हेड कॉस्ट, ये कोई ओवर हेड कॉस्ट को इंक्रीज नहीं करने वाला नहीं होना चाहिए प्लान आपका। प्रिसाइजली इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, इसका कहने का मतलब कि जो भी आपका इंसेंटिव प्लान है जो भी है ये कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, प्रिसाइजली कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। इसमें कुछ तरह का कोई एक्स्ट्रा ओवरहेड बर्डन नहीं होना चाहिए। गारंटीड फॉर बेसिक रेट्स, ठीक है, इट शुड गारंटी बेसिक रेट सो दैट एवरी एम्प्लॉय टू रिसीव मिनिमम वेज irrespective of output he contribute. It should be guaranteed basic rate so that every employee should receive minimum wage irrespective of output he contribute. इसमें क्या होना चाहिए कि कुछ प्लान ऐसा भी होना चाहिए कि वो हर एक को मिले, चाहे वो इसका आउटपुट में उसका कंट्रीब्यूशन कैसा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे हमारी टीम में 10 आदमी थे, 10 में टॉप का कंट्रीब्यूशन अच्छा ज़्यादा रहा, थोड़े वो 3 आदमियों का कंट्रीब्यूशन कम रहा, तो ऊपर स्टार्टिंग के 5 आदमियों को मान लो उसका बेनिफिट मिल गया, लास्ट के 3 को नहीं मिला। ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी को मिलना है, कुछ ना कुछ तो सबको मिलना चाहिए। ठीक है, तो उसके आउटपुट की जो कंट्रीब्यूशन को न देखते हुए इसमें क्या होना चाहिए कि कुछ ना कुछ मिनिमम तो मिलना ही चाहिए। अगर उसको इतना % मिला तो नीचे वाले को इतना % मिलना चाहिए, ऊपर वाले अगर 5% मिलता है तो नीचे वाले को 2% तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, इस तरह से होना चाहिए वो, ताकि हर आदमी को कुछ ना कुछ जरूर मिलता रहे। इट इज़ इसेंशियल टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस एंड सेंस ऑफ सिक्योरिंग अमंग द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के जो है इसमें कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए और वो सिक्योरिटी फील होना चाहिए, ताकि हर आदमी को अगर मिलता रहेगा इंसेंटिव तो कम से कम सिक्योरिटी रहेगी, इतना % तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया तो आपको इतना % तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, हाँ अच्छा परफॉर्म करें तो हो सकता है आपकी परसेंटेज आपकी बढ़ती जाए, बट मिनिमम इतना % तो मिलेगा, ये तो गारंटी है। तो ये इसमें क्या एम्प्लॉय में कॉन्फिडेंस देता है और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है। बिसाइड दीज इंसेंटिव प्लान्स मस्ट बी फेयर एंड जस्ट एंड शुड सेटिस्फाई इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक नीड ऑफ द वर्कर। ये जो इकोनॉमिक प्लान है वो फेयर होना चाहिए और ये सेटिस्फाई होना चाहिए इकोनॉमिकल और नॉन इकोनॉमिकल नीड्स ऑफ द वर्कर। ये इसकी इकोनॉमिकल नीड क्या है, ठीक है, और ये अन इकोनॉमिकल नीड क्या है। स्टैंडर्ड वर्किंग कंडीशन शुड बी प्रोवाइडेड एंड प्रॉपर ग्रीवेंसेस हैंडलिंग मशीनरी इज सेटअप टू हैंडल प्रॉब्लम अराइजिंग आउट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द इंसेंटिव प्लान्स। कि आपका एक बिल्कुल ग्रीवेंसेस सिस्टम भी होना चाहिए। अगर किसी के साथ कोई समस्या आ रही है, कोई चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है, तो आपका ग्रीवेंसेस सिस्टम होना चाहिए, ताकि जहाँ भी डिफिशियंसी आ रही है उस डिफिशियंसी को या ग्रीवेंसेस आ रही है उसको अपन रिमूव कर सकते हैं। फॉर दिस देयर इज नीड टू फॉर periodic incentive audit so that the deficiency in that plan is corrected for the smooth functioning। अगर जो भी ग्रीवेंसेस आ रही है, डिफिशियंसीज वगैरह आ रही है,
तो उन डिफिशियंसी वगैरह को रिमूव करने के लिए क्या होना चाहिए कि आपकी जो एक ऑडिट भी होनी चाहिए। ऑडिट इन द सेंस आपकी जो प्लान ऑडिट होनी चाहिए, ऑडिट प्लान की जो है वो ऑडिट डिफिशियंसी करेक्ट करने के लिए ऑडिट होनी चाहिए, ताकि ऑडिट होने से क्या होगा कि जो गारंटी फॉर बेसिक रेट्स वगैरह जो है वो कि हर आदमी को मिल रही है नहीं मिल रही है, किसी क्या समस्या आ रही है क्या नहीं आ रही है, तो उन चीज़ों के लिए भी वो आदमी प्रिपेयर रहेगा। और प्रिपेयर रहने से क्या होगा कि जो आपकी जो इंसेंटिव प्लान है उसकी ड्यूरेबिलिटी या उसके जो एडवांटेज है, जो उसके जो विजन मिशन है वो भी उसको मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, ताकि उस चीज़ के ड्रॉबैक जो भी है नेगेटिव पॉइंट्स या क्या है उसको अपन दूर कर सकते हैं। तो ये टोटल 7 पॉइंट्स जो थे जो एक गुड वेज इंसेंटिव सिस्टम में होने चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये जो टॉपिक था वो आपका चैप्टर 12.1 में है। ठीक है, और जो अदर वीडियो में है उसमें आपका 12.2 है, जिसमें आपके इंसेंटिव के टाइप्स क्या हो सकते हैं, किस टाइप के इंसेंटिव होते हैं, क्या सुपरवाइजर के क्या इंसेंटिव हो सकते हैं, वो अपन उस वीडियो में अपन ने डिस्कस किए हैं। इसमें अपन ने डिस्कस किए हैं कि एक जो गुड वेज इंसेंटिव सिस्टम जो होता है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया है। ठीक, तो आज के लेक्चर में अपन ने क्या किया, एक तो क्या है कि वेज इंसेंटिव सिस्टम क्या होता है, कि वेज इंसेंटिव सिस्टम क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉई है जो अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसका आपको सैलरी के अलावा उसको क्या आप एडवांटेज दे रहे हैं, फाइनेंशियल एडवांटेज दे सकते हैं या उसको सोशल एडवांटेज दे सकते हैं, या क्या क्या एडवांटेज को जो दे रहे हैं, ये एडवांटेज देने के लिए जो सिस्टम अपन ने डिफाइन किया उसको बोलते हैं वेज इंसेंटिव सिस्टम। और इस वेज इंसेंटिव सिस्टम में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वो अपन ने आज इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर उसको समझ में आए या कोई समस्या हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू।